गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको आसमान सीमांत उत्पाद नियम और परिवर्ती अनुपात के नियम के बारे में बताया था। आज हम आपको पहले ग्राफ के जरिए उसके आसमान सीमांत उत्पाद नियम और परिवर्ती अनुपात नियम को डिटेल में समझाने जा रहे हैं। यहाँ ग्राफ में हमने श्रम को एक्स एक्सिस पे और निर्गत को वाई अक्ष पे रखा है और एक टेबल कल हमने आपको बताई थी जिसमें औसत और उत्पाद और सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद का मान दिया हुआ था। तो उसी टेबल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन वाला वक्र है वो शुरू में तेजी से बढ़ता है, बाद में धीमे धीमे बढ़ता है। और इसमें ये है कि जिस दर से ये बढ़ता है वो समान नहीं है, शुरू में तेज और बाद में धीमे। इसी तरह से एमपी वाले को देखिए तो एमपी वाला शुरू में बढ़ता है ना, श्रम की 3 इकाई तक, फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो एमपी की इस प्रवृत्ति को ये पहले बढ़ती है घटती है, इसी को हम परिवर्तीय अनुपात का नियम कहते हैं या समान सीमांत उत्पाद का नियम कहते हैं। दूसरी ग्राफ में सेकंड नंबर पे देखिए तो इस ग्राफ में ये श्रम के लिए कुल उत्पाद का वक्र है। जब अन्य सभी आगत स्थिर रखे जाते हैं और श्रम विभिन्न मात्राओं से प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न निर्गत स्तर को दिखाता है। इसमें तीसरा जो ग्राफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस ग्राफ में ये एक विशिष्ट फर्म के औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद वक्रों की आकृति को दिखाता है। ये यू शेप का होता है। ये श्रम का औसत तथा सीमांत उत्पाद वक्र है। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन। सुप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री कॉब और प्रोफेसर डगलस ने अमेरिका में 1890 से 1922 के दौरान उत्पादन पर श्रम और पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के प्रयास में एक सूत्र का आविष्कार किया जो श्रम तथा पूंजी का उत्पादन के साथ ठीक ठाक संबंध व्यय कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उभय अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत फलन का सूत्र निम्न प्रकार का है। P = VL के पावर K C की पावर 1 - K, जहाँ P उत्पादन मात्रा है, B और K धनात्मक स्थिरांक हैं, L श्रम है, C पूंजी है। प्रोफेसर कॉब तथा प्रोफेसर डगलस ने इस फलन का प्रयोग दिए हुए आंकड़ों पर किया। यही कारण है कि इसे कॉब डगलस के उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है पैमाने के प्रतिफल की परिभाषा। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घ काल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। Q = F ब्रैकेट में x1 और x2। तो यहाँ पे Q की मात्रा, Q का उत्पादन कारक 1 की x1 मात्रा और कारक 2 की x2 मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम प्रयोग के स्तर में t गुना वृद्धि कर दें तो इसी फलन को हम ऐसे लिख सकते हैं, F t गुना x t गुना x2 ब्रैकेट बंद बराबर t टाइम्स फलन x1 और x2। मतलब अगर हम जो है t गुना वृद्धि करते हैं प्रयोग के स्तर में तो उनके उत्पादन फलन भी t गुना वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लागत के बारे में। लागत से आशय उस वस्तु को निर्मित करने में हुए व्यय की राशि को लागत कहा जाता है। अल्पकालीन लागत क्या है? अल्पकालीन वो समय होता है जिसमें फर्म की स्थायी संपत्तियों और उनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। केवल उनकी काम में नहीं लाई गई क्षमता का ही प्रयोग कर उत्पादन की मात्रा में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। सेवेज और स्मॉल के शब्दों में अल्पकाल को उस समय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कम से कम आदान के एक तत्व की पूर्ति स्थिर रहती है, जिससे फर्म के पास उपलब्ध इस तत्व की मात्रा में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। कुछ सूत्र इससे रिलेटेड आपको बताएंगे, जैसे कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत। अल्पकालीन औसत लागत बराबर कुल लागत अपॉन Q। औसत कुल परिवर्ती लागत इक्वल टू कुल परिवर्ती लागत अपॉन Q, जहाँ Q क्वांटिटी है। औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत अपॉन Q। अल्पकालीन औसत लागत बराबर औसत परिवर्ती लागत प्लस औसत स्थिर लागत। और अल्पकालीन सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे निर्गत में परिवर्तन।
अब हम आपको आगे अल्पकालीन लागत वक्र के कुछ ग्राफ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला ग्राफ आपका बना हुआ है ना, चित्र 3.3 में देखिए, तो ये दिखाता है कि कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत वक्र का आकार एक विशिष्ट फर्म के लिए ये बना है। हम उत्पाद को एक्स अक्ष पे और लागतों को वाई अक्ष पर दिखाते हैं। कुल स्थिर लागत स्थिर है जो मूल्य C1 लेता है। ग्राफ में देखिए वाई एक्सिस पे C1 है तथा निर्गत में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, अतः ये एक समस्तरीय सीधी रेखा है जो लागत अक्ष के बिंदु C1 पर काटती है। Q1 पर कुल परिवर्ती लागत C2 है, C2 तथा कुल लागत है C3। इसके बाद जो दूसरा ग्राफ हम आपको 3.4 में दिखा रहे हैं, तो ये एक विशिष्ट फर्म के लिए औसत स्थिर लागत वक्र का आकार दिखाता है। हम समस्तरीय अक्ष पर निर्गत मापते हैं और औसत स्थिर लागत ऊर्ध्वाधर अक्ष पर नापते हैं। निर्गत के Q1 स्तर पर हम औसत स्थिर लागत F पर प्राप्त करते हैं। कुल स्थिर लागत को गणना जो है वो किया जाता है कि कुल स्थिर लागत को हम औसत स्थिर लागत और मात्रा से गुणा कर देते हैं। तो जो आयत बना है वो FCQ1, तो इसका क्षेत्रफल जो है ये बराबर होगा कुल स्थिर लागत के। नेक्स्ट जो ग्राफ 3.5 आप देख रहे हैं, तो इस 3.5 ग्राफ में आपको जो है ये दिखाया गया है, इसमें जो है 3.5 में कुल स्थिर लागत वक्र से औसत स्थिर लागत की गणना हम कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसमें समस्तरीय सीधी रेखा दिखाई जा रही है कुल स्थिर लागत की, है ना। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष को F पर काटती है, वो कुल स्थिर लागत वक्र है। निर्गत के Q0 स्तर पर कुल स्थिर लागत OF के समान है। Q0 पर कुल स्थिर लागत वक्र पर संबंधित बिंदु A है ना। तो ये जो है ये ग्राफ जो इस कुल स्थिर लागत वक्र का बनाया है, इसका ढाल हमें Q0 पे औसत स्थिर लागत देता है। इसमें जो एंगल बना हुआ है, तो जब हम ढाल निकालेंगे तो tan थीटा से निकालते हैं और ये बराबर हो जाएगा AQ0 अपॉन OQ0 लंब बटे आधार। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ पे और 3.6 आप देखिएगा, तो 3.6 में आपको दिखाया गया है निर्गत को समस्तरीय अक्ष पर और औसत परिवर्ती लागत को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाया गया है। निर्गत के Q0 स्तर पर औसत परिवर्ती लागत OV के समान है और Q0 पर कुल परिवर्ती लागत है। तो कुल परिवर्ती लागत जो है औसत परिवर्ती लागत और मात्रा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, जो आयत OVBQ0 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफ 3.7 के बारे में। रेखा चित्र 3.4 में हम समस्तरीय अक्ष पर निर्गत मापते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कुल परिवर्ती लागत। निर्गत के Q0 स्तर पर OV कुल परिवर्ती लागत है। मान लीजिए कोण EOQ0 थीटा के बराबर है, तब Q0 पर औसत परिवर्ती लागत की गणना जो है निम्न सूत्र से करेंगे। औसत परिवर्ती लागत इक्वल टू कुल परिवर्ती लागत बटे निर्गत, यानी EQ0 बटे OQ0 इक्वल टू tan थीटा, अगर थीटा हमने उसके ढाल को माना है। नेक्स्ट जो आपको हम बताने जा रहे हैं ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है आपका वो अल्पकालीन सीमांत लागत पे आधारित है। ये एक विशिष्ट फर्म के लिए अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत वक्र की आकृति को दर्शाता है। तो इस ग्राफ में जो है आप देखिए, तो ये है कि औसत परिवर्ती लागत निर्गत की Q1 इकाइयों पर इसके न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है। फिर देखिए Q1 के बाईं ओर औसत परिवर्ती लागत में गिरावट आ रही है और अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है। फिर Q1 के दाहिनी ओर औसत परिवर्ती लागत में वृद्धि हो रही है और अल्पकालीन सीमांत लागत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में ज्यादा है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र P पर औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है। P बिंदु पे देखिए, जो औसत परिवर्ती लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम बिंदु
बिंदु अल्पकालीन औसत लागत वक्र का S बिंदु है, जो निर्गत Q2 को प्रदर्शित करता है। ये अल्पकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र के मध्य में परिच्छेदन बिंदु एक दूसरे को उस पे काट रहे हैं। Q2 के बाईं ओर अल्पकालीन औसत लागत में गिरावट आ रही है और अल्पकालीन सीमांत लागत अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में कम है। फिर Q2 के दाहिनी ओर अल्पकालीन औसत लागत में वृद्धि हो रही है तथा अल्पकालीन सीमांत लागत अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कैसा होता है। दीर्घकालीन लागत वक्र उत्पादन तथा दीर्घकालीन उत्पादन की लागत के बीच में संबंध का अध्ययन करता है। दीर्घकालीन औसत लागत दीर्घकालीन कुल लागत में उत्पत्ति के स्तर को भाग देने से निकलती है। वो वक्र जो सभी संभव उत्पादन के स्तरों पर उत्पादन करने के लिए न्यूनतम संभव लागत को बताता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहलाता है। फॉर्मूला है दीर्घकालीन औसत लागत बराबर कुल लागत बटे Q। अब यह ग्राफ बना हुआ है दीर्घकालीन सीमांत लागत का, तो इसमें आप देखिए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एक U आकार का वक्र है। ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को नीचे से दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये ग्राफ जो है विशिष्ट फर्म के लिए दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत वक्र के आकार को दर्शाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो के साथ ये टॉपिक खत्म होता है और इसमें काफी सारे ग्राफ हैं। हर ग्राफ को सारणी के जरिए आप पढ़िएगा और जो भी आगे होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को आप कॉपी में करके हमें सबमिट करिएगा।